जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान का कोई सूबा ऐसा नहीं जहां पर बारिश ना हो रही हो और वो सैलाब की जद में ना हो। अब तो सूरत हाल बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब से निकलकर केपीके तक पहुंच चुकी है और दरियाए सवात बिफर चुका है, जहां से हजारों नहीं बल्कि लाखों जो शहरी हैं, बाशिंदे हैं, वो बेघर हो चुके हैं। और सवात के अंदर आपने देखा कि वहां पर जो फुटेजेस, तस्वीर और वीडियोस आई हैं कि कीमती जो होटल्स हैं, कई कई दर्जन कमरों पर मुश्तमिल जो होटल्स हैं, वो भी बह चुके हैं। एक और खबर है इसके साथ ही, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है और बारिश का आना है और उसके बाद जो सैलाबी सिचुएशन है, जिस खित्ते का इंतखाब इन बादलों ने किया है, क्या ये कुदरती है या फिर ये आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग हो सकती है अमेरिका की तरफ से? और जो आलमी ताकतें हैं, क्या इससे पहले ईरान ने भी ये इल्ज़ाम आयद किया था अमेरिका पर कि ईरान के अंदर जो बारिशें हुई हैं, उसमें बराह रास्त अमेरिका मुलव्विस है। तो इस पर ही बात करेंगे। एक रिपोर्ट इस पर भी आई है कि क्या इसके पीछे आलमी कुव्वतें हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर कहर साली और जो बरसात का जो निज़ाम है उन्होंने डिस्टर्ब किया है, उसकी वजह से कहर साली और जो फूड एमरजेंसी और उसके बाद पाकिस्तान के हालात को लीबिया, सोमालिया या इस तरह के जो ममालिक हैं उनकी तरह करना मकसूद है। इसके अलावा आफाक अहमद जो कि महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उनका एक बयान और वीडियो नज़र से गुजरी है। उन्होंने ये कहा है कि कराची वाले यानी कि जो महाजिर हैं, उनसे उनसे जो सर झुकाने की जो है उनको सजा दी जा रही है। और जो के इलेक्ट्रिक उनके ऊपर नाजिल कर दी गई है, और के इलेक्ट्रिक जिस तरीके से ओवर बिलिंग करती है और के इलेक्ट्रिक जिस तरीके से महाजिर आबादियों में घुसकर उनके जो मीटर काट देती है, बिजली काट देती है, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये वार्निंग दी है कि इलेक्ट्रिक को। और साथ में महाजिर आबादियों के अंदर महाजिरों को कहा है कि वो कमिटीज़ बनाएं और किसी की भी अगर मोहल्ले के अंदर, किसी भी मोहल्ले के अंदर अगर के इलेक्ट्रिक के लोग बिजली काटने आते हैं तो वो उनको क्या करना चाहिए, वो खुद इस बात का फैसला करें। तो ये सारी सिचुएशन है। तो इस पर अरमान साबिर मेरे साथ इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि वो फेडरल एरिया में उनकी रिहाइश है, ताहिर विलास पर। और शाम 4 बजे से लाइट नहीं है मुसलसल, और अब तक उनके घर में लाइट नहीं आई। और अगर लाइट आई तो यकीनी तौर पर वो हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन फारूक समी हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं। और थोड़ी देर के बाद ये अंदाजा होगा कि फारूक समी भाई वुजदान की कैफियत में है या वुजदान की कैफियत में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ। ये जो कैमरा आपका हिला है, ये वुजदान की कैफियत का बताने के लिए हिला है? हरगिज नहीं, बस ये आपने बोला तो मैं हिल गया। और अच्छा वैसे जी, भी घर अच्छा पे अगर आप बैठे हो ना, और हाँ। शादीशुदा भी हो और घर में बैठे हो, तो जरा जरा सी बात पे आपका दिल दहल जाता है, कोई मसला नहीं। अच्छा, लेकिन सबसे पहले हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लाहौर के सीनियर वकील हैं, और एक केस के सिलसिले में हमसे उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा। अली जाफरी साहब, उनकी वालदा माजिदा का इंतकाल हुआ आज दोपहर। और बहुत अच्छे इंसान हैं। और माएँ और बहनें, जी जी, माएँ और बहनें सबकी साझी होती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी वालदा को आला मकाम अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जितने भी जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। और अल्लाह ताला जो आगे की जो घाटियाँ हैं और जो जो मामलात हैं उसमें आसानी पैदा फरमाए। और मेरी आप सबसे भी जो ऑडियंस हैं, जो लोग इसको अभी लाइव सेशन में देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आपको किसी भी शख्स से इख्तलाफ हो सकता है उनकी राय से। और वैसे भी जाफरी साहब जो कुछ कहते रहे हैं, तो अक्सरियत ने उनके साथ जो सपोर्ट किया है। और भले से बहुत सारे लोग उनसे उनकी राय से इख्तलाफ करते हो, लेकिन चूंकि जाहिर है कि इस तरह का मामला होता है तो हमें फिर जाहिर है कि हमदर्दी करनी चाहिए। और माएँ तो जाहिर है कि उन सबके लिए जो है वो एक बहुत बड़ा साया होती हैं। और माँओं की जुदाई जो है वो सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जिनकी माएँ दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जी उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए, उनके एसाले सवाब के लिए जो कुछ हो सकता है आप वो कीजिए। और साथ ही हमारी फिर दोबारा से ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको आला मकाम अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो फारूक भाई, अब आते हैं थोड़ा-सा, एक खबर है, गुज़िश्ता अरसे ईरान ने इल्ज़ाम आयद किया था अमेरिका पर, ये जो क्लाइमेट चेंज है। और आपको पता है कि हॉलीवुड्स में बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं
तकरीबन कुछ 4 से 5 साल के अंदर ये मूवीज बनी हैं, और क्लाइमेट चेंज के नाम से, वर्ल्ड वार के नाम से, क्लाइमेट चेंज के नाम से, और वो ये कहते हैं कि दुनिया में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और जिसे क्लाउड सेंडिंग कहा जाता है या हार्प टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसके जरिए जिन ममालिक के पास ये टेक्नोलॉजी होती है, वो अपने दुश्मन ममालिक के अंदर हथियार या फौजी भेजे बगैर इस टेक्नोलॉजी के जरिए उनके अंदर बारिश बरसाने का निज़ाम, उनके अंदर धूप, गर्मी, सर्दी और जो दीगर जो इश्यूज होते हैं उनको डिस्टर्ब करके कुदरती मामलात के अंदर ये जो लेयर्स जो ज़मीन और खला के अंदर होती है उसको डिस्टर्ब करने के बाद मौसमियाती तब्दीली पैदा कर सकते हैं, और उसके नतीजे में वहाँ पर जाहिर है कि फूड का जो क्राइसिस आ सकता है, सैलाब आ सकते हैं, ज़लज़ले भी उसमें कहा जाता है आ सकते हैं। तो क्या कहेंगे ये मूवीज़ के हवाले से? और ईरान ने जो है वो इल्ज़ाम पिछले अरसे पहले ये लगाया था अमेरिका पर कि ईरान के अंदर जो सैलाब आया था, उन्होंने कहा कि ये आर्टिफिशियल किस्म की जो है क्लाउड सेंडिंग होती है, हार्प टेक्नोलॉजी है, और इसके ज़रिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो आप क्या महसूस करते हैं? ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका और जो आलमी क़ुव्वतें हैं, उनके ताल्लुकात तो बहुत अच्छे नहीं हैं। तो क्या कहेंगे इसके, आप कितने इम्कानात इसमें नज़र आ रहे हैं आपको? यार लगभग थोड़ी सी सख्त बात हो जाएगी। अगर ऐसा है तो ये जो 27 इदारे हैं और 52 उनके ज़ेली इदारे हैं, इन सबको जो है ना अपना काम छोड़ के ना इस्तीफ़े दे देने चाहिए। अगर अच्छा। कोई ऐसी चीज़ हो रही है और आप इस हवाले से लाइव में, हमारे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा जो है इसके ऊपर लगता है। अच्छा, दूसरी बात जो ईरान की बात है मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा। ईरान ने जो है हम बात करें अगर ईरान की तो वो एक अरसे के से उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो उनके अगेंस्ट भी हैं। वो सैंक्शंस का सामना भी कर रहे हैं, वो मुकाबला भी कर रहे हैं, और एक बिल्कुल डिफरेंट मामला है पाकिस्तान के मुकाबले में। और पाकिस्तान में साल 2010 में जब इस तरह के एक वाक़यात हुए थे और बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी और दीगर मामलात हुए थे, तो उस वक़्त भी हम इत्तेहादी थे अमेरिका के, और इस वक़्त भी हम अमेरिका के इत्तेहादी। तो ये बातें तो कहना छोड़ दें कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर में हम इत्तेहादी नहीं थे, या आज इत्तेहादी नहीं हैं, या साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हम इत्तेहादी नहीं थे, या जिनको अमीरुल मोमिनीन बनने का शौक़ था साबिक़ जनरल साहब ज़िया-उल हक़ साहब, हम उनके दौर में इत्तेहादी नहीं थे। हम हर दौर में इत्तेहादी रहे हैं, अय्यूब हों या याह्या हों या भुट्टो साहब का दौर हो। जब आप हर चीज़ में उनके इत्तेहादी रहे तो फिर आपको ये सोचना चाहिए, क्योंकि अगर इतनी बड़ी चीज़ मूवमेंट होती है तो ऐसा नहीं है बिलाल साहब के जी, जी। इदारों को पता ना चले, जी, जी। और इदारों को ऐसे मौक़ों पे अवाम को एतमाद में लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि कौम को यकजा करें। इस वक़्त आपकी कौम तितर-बितर हुई है, लोग हुकूमत पे माज़रत के साथ एतमाद करने को तैयार नहीं हैं। लोग जो फ्लड के लिए हैं या तो खुद जाने को तैयार हैं, या वो अल-ख़िदमत जैसी ऑर्गेनाइज़ेशंस को या दीगर मज़हबी जमातों पे उनका एतमाद है इस मामले में कि यार मज़हबी जमातें, वैसे तो हम बहुत बोलते हैं मज़हबी जमातों को, लेकिन क्योंकि जो लोग मेरी टीम यहाँ से गई हैं, मैं खुद भी इस तरफ गया हूँ। हमारे एक दोस्त हैं जो सिंध के दोस्त हैं, वहाँ से जो हमारे हैं, जो हमारे ओएसआर होते हैं, जो नुमाइंदे होते हैं, उनसे हमारे राब्ते हैं, जो यूजेस हैं वहाँ पे सिंध की, उनसे हमारे राब्ते हैं। क्योंकि मैं कराची प्रेस क्लब के तौर पे हमने उनसे अपने दोस्तों से वहाँ राब्ता किया है। हमारे जो बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है पीएफयूजे, पाकिस्तान फॉर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उसके थ्रू हमने राब्ता किया था। तो वहाँ पे हमें पता चला कि यार ये मज़हबी जमातें वहाँ इन्वॉल्व हैं ख़िदमत में। लेकिन मैं अब दोबारा टॉपिक पे आता हूँ, मैं थोड़ा-सा हट गया हूँ। ये जो हार्प टेक्नोलॉजी का आप ज़िक्र कर रहे हैं, ये बिल्कुल हार्प टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन क्या हमने उसकी तैयारी की हार्प टेक्नोलॉजी की? हर दफ़ा हम एक दुश्मन तैयार कर देते हैं और हम बोलते हैं कि जनाब ये जो है फलाँ की तरफ से होगा। क्या ये पहली दफ़ा हो रहा है कि हम किसी बड़ी कुदरती आफ़त को हम ये करार दे रहे हैं कि ये जो है बाहर से आया है? साल फारूक भाई, 2000 नहीं फारूक भाई, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में ये हार्प टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी थी, और पाकिस्तान ने मसनूई बारिश का कहा जाता है कि उस वक्त भी जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर भी ये तजुर्बा कर लिया था। लेकिन
हार्ड टेक्नोलॉजी का होना और उसको काउंटर करने का टेक्नोलॉजी का होना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे ख्याल से। शायद हमारे पास हार्ड टेक्नोलॉजी तो है। देखिए, मैं आपसे ये वाली बात नहीं कर रहा कि हार्ड टेक्नोलॉजी नहीं है या हार्ड टेक्नोलॉजी असरअंदाज नहीं हो सकती, लेकिन हार्ड टेक्नोलॉजी अगर इस्तेमाल भी हुई तो क्या हमारे पास क्लाइमेट चेंज की प्रेडिक्शन मौजूद नहीं थी? क्या हमको नहीं मालूम था? मैं और आप जैसे सहाफियों को 3-3 और 4-4 माह पहले से पता था कि इस साल बहुत बारिश होने वाली है। ऐसे ही और ऐसे ही आपको पता था कि इस साल ग़ज़ाई बुहरान आने का खदशा है। जी पता जी था ऐसे ही आपको भी? जी जी पता जी था। ऐसे ही। हमने फ़ौरन से इसके ऊपर डिस्कशंस भी किए हैं कि यार हो सकता है, मुझे याद नहीं है, अगर आपको याद है तो ज़रा आप हमारी रहनुमाई फरमाइए कि क्या इमरान खान और उस वक़्त आर्म्ड फोर्सेस इस तरफ नहीं सोच रहे थे? आज से कुछ अर्सा कबल? वो ज़ाहिर है कि उन्होंने फूड इमरजेंसी तो और फूड सिक्योरिटीज़ के हवाले कानून साज़ी भी हमारे यहाँ 5-6 महीने इसी वजह से हुई थी कि हमारे यहाँ पता था कि सारा के सारा क्राइसिस आना है। और मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि इस सिलसिले में, और मैं सच्ची बात है, मैं तो अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनसे ये ज़िक्र भी कर रहा था कि यार ये कौन-कौन सी अजनास आपको लेके डाल देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरे हालात आगे होने जा रहे हैं। और अब आप देख लें कि पाकिस्तान ने बल्कि आज या शायद कल जो है वो फूड इमरजेंसी का ऐलान किया है। ये फूड इमरजेंसी, मेरा ख्याल है कि जो शहरी आबादी के लोग हैं उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये फूड इमरजेंसी से मुराद क्या चीज़ है। और ये कुछ अरसे के बाद अंदाज़ा होगा कि जब हमें ये वही ज़माना आ जाएगा कि आटे की 10 किलो की बोरी और 5 किलो की बोरी आपको नायाब हो जाएगी। मसला ये नहीं होगा कि कितने की मिलेगी, कितने की मिलने का मसला नहीं होगा, नायाब हो जाएगी। जैसे पेट्रोल पंप से बिल्कुल रेट बढ़ाने के वक़्त पेट्रोल गायब होता है, ये आटे की बोरियाँ, ये चावल की बोरियाँ आपको और दीगर अजनास आपको मिलना तो दूर की बात है। आप ये कहें नहीं ₹100 नहीं ₹200 के मिल जाएगी फ़ी किलो आटा, 300 का फ़ी किलो मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा नहीं। और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ होंगे, वो ज़ख़ीरा करके बैठ जाएँगे, ₹50 और ₹100। जी। ज़्यादा ना बोलें वरना वाक़ई में ज़ख़ीरा करना शुरू हो जाएँगे शहर के वो अंदर। कर देखिए, वो हमारे देखिए, ये कॉर्पोरेट सेक्टर और बिज़नेस सेक्टर जो है वो, ये इनसे बड़ा जो शैतानी जो ज़हन होता है वो किसी का नहीं होता। फारूक भाई, आप और मैं तो हमारे ज़हन में ये अभी आ रहा है, जैसे ही फ्लड आने वाला था और हमने भी आपको बताया था, बल्कि मैंने दोस्तों को जून-जुलाई में कहा था कि वो शुमाली इलाका जात की तरफ ना जाएँ। और बहुत सारी फैमिलीज़ जो है वो मेरे कहने की वजह से, अभी अगस्त की बात है कि फैमिली जाने के लिए तैयार थी, तो मैंने उनको जुलाई में कहा था कि अगस्त में भी मत जाइएगा। और खुद मैंने जुलाई के अंदर जाना था, लेकिन मैं नहीं गया था। मुझे ज़ाहिर है कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स मौजूद थी, तो ज़ाहिर है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पास तो उससे पहले की रिपोर्ट होंगी कि पाकिस्तान में इस वक़्त क्या होने वाला है। जी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ हमारे पास ये तबाही ज़्यादा क्यों आई है। आज ये हमारे 2 ओएसआर से बात हुई इस हवाले से मेरी, और इसके साथ-साथ मेरी कुछ ऐसे लोगों से बात हुई जो कि वहाँ पर हमारे सिंध के अंदर जो है उनका ये रिपोर्टिंग करते हैं और इस हवाले से उनकी बड़ी अच्छी नॉलेज है। तो उनका ये कहना था कि जनाब, आपने जितने भी वहाँ पर बचाव बंद होते हैं, इसके अलावा जितने भी पानी के रास्ते थे उनको आपने जो है वो गैर कुदरती तौर पर रास्तों को आपने कोशिश की अपने ताबे करने के लिए, और उस पानी का बहाव नॉर्मली कम होता है, तो उस पानी से आपने कोशिश की कि बाअसर लोगों की ज़मीनें जो हैं वो सैराब हों और बाअसर लोगों को वो पानी मयस्सर आ सके और बाअसर लोगों की ज़मीनें अच्छी पैदावार दें। इसकी वजह से वो ज़मीनों को उन्होंने वहाँ पे बनाया गया। इस तरह की काट की गई। अब वो जब आपने उनका नेचुरली रास्ता खत्म किया, तो ये मामला हो गया। अब इसी तरह हमारे एक दोस्त हैं, दावड़ हैं, उनका नाम है, वहाँ पे ये केपीके में रिपोर्टिंग करते हैं, मुख्तलिफ चैनल से वाबस्ता रहे हैं। आजकल एक फॉरेन मीडिया से है ताल्लुक उनका, तो मैं उनका पूरा नाम भी इसीलिए नहीं ले रहा कि उनके पास भी मना है, अच्छा, पाबंदी। अच्छा फारूक भाई थोड़ा-सा हम इस पे बात करते हैं। ये जो अमरीन ज़फ़र हैं, और हमें रेगुलर हमारी लिसनर हैं और देखती हैं और पार्टिसिपेट करती हैं। ये एक नई बहस है। हम बल्कि एक हमारे मुस्तकिल जो लिसनर हैं, वो भी उनका भी एक कमेंट आया हुआ था एक वीडियो पर। उनका ये कहना था कि जो पाकिस्तानी जिसको आफ़ात कहते हैं, वो अंग्रेज़ या गोरे उसको मैनेजमेंट कहते हैं। और ये अमरीन ज़फ़र जो कह रही हैं, अमरीन ज़फ़र कह रही हैं कि बेशक कुदरती आफ़ात हैं, लेकिन बहुत दुःख हुआ है।
अमरीन, मेरा एक सवाल है। एक अल्लाह ताला की कुदरत है, उसने एक निज़ाम रखा है, सुबह के वक्त सूरज का निकलना, शाम के वक्त सूरज का ढल जाना, रात का मुकर्रर वक्त पर होना, सुबह का मुकर्रर वक्त पर होना। और हमें अल्लाह ताला ने किसी मुल्क में नींद का सिस्टम दिया है, कहीं पर दोपहर सूरज का दिया है, कहीं मौसम सर्द है, कहीं गर्म है। मुझे चीज़ बताइए कि अल्लाह ताला ने इसी तरीके से समंदरों के रास्ते और दरियाओं के रास्ते, बरसाती नालों के रास्ते और जो कुदरती निज़ाम है अल्लाह ताला का, मुझे एक बात बताइए कि अगर हम उस कुदरती निज़ाम के अंदर छेड़छाड़ करेंगे, हम दरिया के बीचों बीच अगर खूबसूरत से खूबसूरत होटल्स बना लेंगे, वहाँ सोसाइटीज़ बना लेंगे और वहाँ पर बैठ जाएँगे या नदी नालों के अतराफ बैठ जाएँगे, और जब पानी भरेगा तो क्या हम उसे कुदरती आफ़ात कहकर अपनी ज़िम्मेदारी से बरी-ओ-ज़िम्मा हो सकते हैं? कतई तौर के ऊपर नहीं हो सकते। फारूक भाई, आपको पता होगा कि 2010 के अंदर भी सवात के अंदर बदतरीन सैलाब आया था, और सैलाब का आना दरियाओं के अंदर मामूल है। 10 नहीं, 15 नहीं, 20 साल के बाद ये एक्सरसाइज होती है। आपकी लेकिन आवाज सवा बहुत कटती है। जी, जी। जी, फारूक भाई, ये जो सवात दरिया का और जो दरियाए सिंध के अंदर आबादी का मामला है, इसके ऊपर ज़रा डिस्कस कीजिए आप। देखिए, ये बिल्कुल वही वाला मामला है कि जैसे मैंने कहा था कि दरिया सिंध के अंदर भी आपने एक मामला किया कि आपने अपनी ज़मीनों को सैराब करने के लिए मुख्तलिफ जो उसके लाइन्स थी, आपने कोशिश की कि उन लाइन्स को जो है वहाँ पे वडेरों को जो ताकतवर थे, इसी तरह सिंध सरकार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले और खुद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुक्मरान जमात के खानदान थे, आपकी जानिब से कोशिश ये हुई कि वहाँ पे मसनूई रास्ते बना के उन बहाव को रोक के उनकी ज़मीनों को सैराब किया जाए, जिसके बाइस उनकी ज़मीनों ने तो पैदावार बहुत दी, ताहम जब जब ये प्रॉब्लम पेश आया तो उनकी ज़मीनों के ऊपर जो आपने मसनूई तौर पे पानी को रोका हुआ था, वो वहाँ पे पानी जमा हुआ और उससे उनकी ज़मीनों को खतरा पेश हुआ, जिसके बाद आपने पानी का रुख आबादियों की तरफ किया। लेकिन इस दफ़ा सूरत-ए-हाल इतनी थी कि पानी इस कदर था कि पानी को आप रुख कहीं पे भी मोड़ देते, वो मोड़ने वाला नहीं था। उसके सामने जो आया उसने उड़ा के रख दिया। मैंने अपने एक सीनियर दोस्तों को 2-3 का केपीके में उनसे बात की है, सवात में भी बात की है, तो उन जो वहाँ पे हमारे नुमाइंदे हैं, दोस्त उनसे भी बात की है, तो उन सबका ये कहना है कि देखिए जैसे कि कराची के अंदर हमने मैं उसको कराची वालों को स्पेशली उनको समझने के लिए आसान होगा कि उनको ये चाइना कटिंग के हवाले से एक इस्तिलाह मशहूर है। इसी तरह वहाँ पर भी ये हुआ कि आपने सयाहों को या टूरिज़्म को वो करने के लिए टूरिस्ट को करने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए अपने होटल में आपने इस तरह की कोशिशें की कि आप बैठ के खाना खा रहे हों, आपके पाँव के नीचे से दरिया का पानी पानी जा आ रहा रहा हो और आप नीचे से ठंडे हो रहे हों, ऊपर से मछली खा रहे हों और आप उस मछली की जो है वो 3 गुना कीमत या कहीं तो 4 या 5 गुना कीमत वसूल कर रहे हैं। आपने उस वक़्त कीमतें तो वसूल कर ली, लेकिन आज जब कुदरत ने जोश मारा और कुदरत ने अपनी ताकत दिखाई, तो फिर आप कहीं के भी नहीं रहे। अच्छा, जो अमरीन या हमारे दीगर लोगों ने आपसे अब बात की है मैनेजमेंट से मुताल्लिक कि गोरा इसको कहता है कि जनाब ये मिसमैनेजमेंट है जो इतना बड़ा सानिया है, तो दरअसल यहाँ पे भी वही हुआ है। ये जितने भी वाक़यात होते हैं और इन वाक़यात की रोकथाम के लिए आप प्लानिंग करते हैं। अगर कोई कराची का रहने वाला है तो मैं उसको बताऊँ कि कराची के अंदर ये जो बड़ी-बड़ी शाहराएँ थीं, ये उस दौर में बनी थीं जब यहाँ पे ट्राम चलती थी और गाड़ी भी मोहल्लों में कोई 1 या 2 हुआ करती थी। उस दौर में अगर बिल्कुल। आप सदर की शाहराओं को देखें, तो उसका मतलब है वहाँ पे तो सिर्फ़ एक गाड़ी ही चल रही होती होगी जी, जी। और ट्राम भी चलती थी, तो ये हुँ। लोड नहीं होता था। लेकिन आज जब हम सदर की शाहराओं को या बड़ी शाहराओं को देखते हैं, तो हमें ये सड़कें भी नाकाफ़ी लगती हैं, जिसके बाद हमने उन ये जो चौरंगियाँ बड़ी-बड़ी बनाई थी, उसका भी यही मकसद था कि उनको मुस्तक़बिल में छोटा कर दिया जाएगा माज़ी में या मुस्तक़बिल में और उसके बाद वहाँ पे ट्रैफ़िक का फ़्लो रहेगा। उसके बाद फिर अंडरपासेस हमने वहाँ पे उसकी जगह रखी कि हम अंडरपासेस निकालेंगे। इसी तरह अगर हम इन इलाकों की बात करें, तो दरिया का एक बड़ा हिस्सा हमेशा से छोड़ा गया था, जाता था ताकि वो जगह भी वहाँ से पानी निकल जाए। समुद्री इलाकों में जहाँ पे समंदर और आबादी मिलती है, तो आबादी को फासले पे रखा जाता है। सिविक्स ये सिखाती है आपको कि आपने आबादी को फासले पे रखना है ताकि अगर जब ये बारिश ज़्यादा बरसे या जो नदी नाले निकले तो वो नदी नालों का पानी रुके नहीं कहीं पे और जहाँ रुके तो सही। वो जगह आपके पास स्पेस हो। लेकिन आपने हुँ। ऐसी तमाम जगहें जहाँ पे आपको फितरत बहुत फितरत के करीब थी
और लोगों को उस जगह के पे खूबसूरती नजर आती थी, तो आपने उसकी नज़ारे वीडियो आगे वगैरह, ठीक है, जी जी। आपने उसको भेजा। अब आप उसका नतीजा भुगत रहे हैं कि जो आपके साथ हो रहा है। और अब अगर आप उसको बोलें कि अल्लाह मियाँ ने ये कर दिया वो कर दिया, तो देखें अल्लाह मियाँ ने तो बिल्कुल दुरुस्त किया, क्या बारिश बरसाई। अगर ये बारिश ना हो, आज मैं एक साहब से बात हो रही थी मेरी, जो कि जमीन के जो ज्योग्राफी होती है हमारी, उसके हवाले से बहुत माहिर हैं, और किसी भी बड़ी इमारत इमारत बनाने के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए, अपार्टमेंट्स बनाने के लिए लोग उनकी खदमात हासिल करते हैं। और जो महारत उनकी ऐसी है कि वो जमीन की मिट्टी उठा के बताते हैं कि जनाब इस मिट्टी में इतनी दम है, इस मिट्टी में इतना दम है, इस पर इतनी कंस्ट्रक्शन हो सकती है, इसका ये मसला है। वो मुझे बता रहे थे कि एक तरफ जहां बारिश का ये कह रहे हैं कि इतना मसला हुआ है, तो दूसरी तरफ बारिश से ये भी फायदा हुआ है कि बहुत सी ऐसी जगहों पे आपकी प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स के का वो सिस्टम होता है पूरा, वहां पे पानी की मखसूस मकदार होना जरूरी होती है, और मखसूस मकदार बे इंतहा कम हो गई थी। और अब इन बारिशों पूरे सिस्टम से उसमें बहुत हद तक बेहतरी आ गई होगी, और इसके सॉइल टेस्ट और दीगर चीजें होंगी। तो मैं उनका क्या कहना था कि मुझे यकीन है कि अब हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हम उसका जो हमने नुकसान उठाया था इस अरसे में बोरिंग्स करके, हमने जमीनों से पानी निकाला था, पूरे सिंध के अंदर ये हुआ। इसी तरह हम आगे पीछे की बात करें तो वहां पे भी ये हुआ है। तो वो जो सिस्टम है वो हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। इसी तरह आपके जो दरिया थे जो केपी के उस पे थे, तो वो बता रहे थे मुझे कि इस हवाले से ये कि वहां पर हमने जो पानी छोड़ दिया था, जो खराब हो रहा था वो दरिया, मैं नारायण कागान उन एरियाज की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ के जो अपने जो होटलों का जो फासिद मादा था या जो भी कचरा था, वो डायरेक्ट होटलों में गिर नहर में जा रहा था। अब उसको ये जो होगा, उसने इस दरियाओं को भी साफ किया है, जो भाव है। तो अल्लाह ताला का एक सिस्टम होता है, लेकिन हम उस सिस्टम के खिलाफ जाके खड़े हो जाते हैं, तो उसके नतीजे में, या कुदरत का सिस्टम है, जो कुदरत जो का किसी निज़ाम है। चीज पे बिलीव नहीं रखता उसको ये बिलीव होना चाहिए कि भाई एक सिस्टम बना हुआ है। जिस तरह हमारी लाइफ का एक सिस्टम है कि हमने रात को सोना है और सुबह उठना है, अगर हमने थोड़ी वॉक नहीं करनी, हम पड़े रहेंगे तो हमारा निज़ाम जो हाजमा है वो खराब हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह जो ये जो हमारी जमीन है, इसका भी एक सिस्टम है, और ये सिस्टम से आउट होगी तो फिर इसका नुकसान इंसानों को भुगतना होगा। सही कह रहे हैं। अब ये तो देखिए ना, ये इंसानी आजमाइश भी तो है ना, और फिर ये बात भी दुरुस्त है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये मैनेजमेंट का भी इशू है कि आपने कराची में, फारूक भाई, बुजुर्ग बताते हैं कि कराची के, जिसे जैसे लाहौर में एक रिंग रोड है ना, जो शहर के बीचों बीच, यानी कि बिल्कुल एक रिंग बना हुआ है और वो चारों तरफ से ट्रैफिक को निकालता है। तो पुराने जमाने के लोग बताते हैं कि कराची के अंदर भी जो एक नाला शहर के बाहरों बाहर था, यानी कि बिल्कुल जिस तरह रिंग होता है ना, बिल्कुल वैसे की वैसे ये पूरा शहर के बाहरों बाहर अंग्रेजों ने एक जमाने में बनाया था। और उसका बुनियादी जो रीजंस था, उनका ये कहना था अंग्रेजों का कि ये बलूचिस्तान के जो पहाड़ हैं, और ये बलूचिस्तान के पहाड़ों से ये पानी जो सुपर हाईवे के जरिए आकर आपका सादी टाउन और यहाँ से निकलता है, तो या बहरिया टाउन की तरफ से जो पानी आता है, तो उनका ये ख्याल था कि अगर कभी शहर के अंदर बारिश बहुत शदीद हो जाए तो उसके नतीजे में ये जो शहर के बाहरों बाहर जो नाला होगा, रिंग रोड की तरह का, बिल्कुल यानी कि चारों तरफ नाला, तो ये शहर के अंदर इस पानी को नहीं आने देगा बल्कि बाहर के बाहर निकाल देगा। अनफॉर्चुनेटली हमने वो सारे के सारे नाले जो शहर के अंदर थे वो भी बंद कर दिए, बाहर के नाले तो वैसे ही बंद कर दिए हमने। और आप ये देखें कि पूरा की पूरा उर्दू बाजार इस वक्त जो है वो नाले के ऊपर है। उर्दू बाजार की मार्केट्स पूरी नाले के ऊपर हैं। आई चंद्रीगढ़ रोड, इस पे शाहीन कॉम्प्लेक्स जिस पे बना हुआ है या उसके करीब जो पार्किंग जा रही है, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के नीचे से नाला निकल रहा है। इस तरीके से बेशुमार ऐसी सोसाइटीज हैं, बेशुमार ऐसी कैंटोनमेंट्स के इलाकों में यही सूरत हाल है। हमने डीएचए की सिचुएशन भी यही है कि दरमियान से जो नाले निकलते थे उसके ऊपर उन्होंने शाहराएं बना दी, रास्ते बना दिए और वो नाले बंद कर दिए। यानी कि पूरे शहर के अंदर आपने जो बरसाती निज़ाम था उसको तो आपने चौक कर दिया, बंद कर दिया। अब पानी, बारिश होगी तो आप इसको अपॉर्चुनिटी जो अल्लाह ताला आपको दे रहा है, उसके नतीजे में अपॉर्चुनिटी को आपने जहमत बना लिया है, और फिर आप कुदरत को ब्लेम करें कि जी कुदरत ने आपके साथ ये कर दिया, कुदरत आपके साथ ये कर रही है। अच्छा जी, ये सारी बातें चलती रहेंगी फारूक भाई। छोटी सी जी एडिशन जी कि जो जी जी गुजर नाला है, बहता है, जी जी तो हमारे जो बुजुर्ग हैं या जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं वो बताते हैं, ये गुजर नाला यहाँ से जो
मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये पूरा गुजर नाला यहाँ से पूरा जा रहा है, ये फेडरल एरिया से पूरा मूसा कॉलोनी और ये पूरा यहाँ से निकल के जा रहा है। ये बुनियादी तौर पे बरसाती नाला था। जब यहाँ पर कराची के अंदर ये पूरा अयूब साहब के दौर में मामलात खराब हुए और यहाँ पे आबादकारी के मैटर्स हुए, ताकि जो वोटिंग टर्नआउट को तब्दीली किया और बहुत सारे मसाइल हुए, और खुद यहाँ पे भी जो छोटे छोटे जो लोग थे उन्होंने कोशिश की कि अपने लीडर बनने की, तो उसके नतीजे में उन्होंने जो है वो उस नदी के किनारे आबादी बना दी, जिसको अब नदी कहते हैं। बुनियादी तौर पे ये बरसाती नाला था और ये बहुत ज्यादा चौड़ा था और यहाँ पर मछलियां होती थी, पानी बहता था साफ। ये जो मैं गुजर नाले की बात कर रहा हूँ, जिसको हम आज गुजर नाले के लिहाज से, ये बुनियादी तौर पे एक नदी थी जिसके अंदर मछलियां भी होती थी। और उसके बाद कहते हैं कि जनाब जब यहाँ पे इस तरह की आबादियां होने लगी और उसका पानी जो उन्होंने अपने गटरों का पानी उसमें डालना शुरू किया, तो फिर वो जाहिर बात है फिर तो सब कुछ ही खत्म हो गया। फिर उसके किनारे का आपने जो बहुत सारी जगहों पर अगर आप देखें तो नालों के साथ साथ जो प्रोफेशनली कपड़े धोते हैं, लॉन्ड्रीज जो होती हैं, वो लोगों के खानदान आबाद हुए, तो उन्होंने अपना जो कास्टिक और वो भी है वो भी वाला मवाद वहाँ डालना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो इतना जहरीला हो गया। फिर फेडरल इंडस्ट्रियल एरिया और दीगर जगहों से जो है वहाँ पे जो है वो फैक्ट्रियों का केमिकल आता है। जी जी, केमिकल आता है वो कहते हैं। अच्छा, ये सैयद अजीम अली हैं, हमें रेगुलर हमारे व्यूवर्स हैं, इन्होंने लिखा है, फारूक भाई आपको अगर आ रहा है तो मैं पढ़ देता हूँ। बहुत अच्छी बात है। इन्होंने बेसिकली जो एक तर्जुमानी की है और कहा है कि अगर किसी के गुर्दे में खुदा ना ख्वास्ता पथरी हो जाए तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, बाइक लेकर कराची के रोड्स पर निकल जाओ। ये वैसे उन्होंने मतलब आप जाहिर है कि अब इस बात का तरीकेकार तो, लेकिन उन्होंने निशानदेही बिल्कुल ठीक की है कि कराची की जो हालत इस वक्त है। मैं भी थोड़ी देर पहले करीमाबाद से होकर आया हूँ, ये जो मीना बाजार था, उससे पहले मैं आपके मोहल्ले आयशा मंजिल की तरफ था, उससे पहले मैं केडीए चुरंगी की तरफ था। फारूक भाई, ये अगर मैं बाइक पर होता ना, मेरी गाड़ी ना होती, तो ये सैयद अजीम जो कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या कहेंगे आप भाई? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं मेरी आपको पता है रोजाना का रूट जो है वो यहाँ से निकलता हूँ मैं, और आयशा मंजिल से होते हुए मैं दाखिल हो जाता हूँ, क्योंकि आयशा मंजिल के करीब आयशा, तो डायरेक्ट वहां जैसे दाखिल होता हूँ तो जनाब लियाकताबाद के बाद जो सूरत हाल होती है मेरी, लियाकताबाद तक तो फिर किसी ना किसी तरह सह लेते हैं। उसके बाद जो सूरत हाल होती है, फिर जब वहां चले जाते हैं, ताहिर भट्ट साहब ने बड़ा फनी कमेंट किया। ताहिर भट्ट ने कहा है कि जल्द कराची में मछलियां होंगी। जाहिर है कि जिस तरीके से जाहिर है कि वो चल रहा है तो होंगी। अच्छा जी, चले कराची सियासत की बात कर लेते हैं। कराची सियासत से पहले अगर हम 2 मिनट उनको दे दें, 2 मिनट हम उसको दे दें, उस प्रेडिक्शन को दे दें कि कराची के अंदर जो है वो अब भी वक्त है, आप कराची में कोई इंतजामिया इक़दाम कर लें। 3 से 4 करोड़ की आबादी है कराची आराम से। ये 3 से 4 करोड़ की आबादी एक रिस्क पे जी रही है, क्योंकि किसी वक्त भी ज़ल्ज़ला आ सकता है, एक बड़ा खतरनाक किस्म का सुनामी आ सकता है। यार बार-बार क्यों डरा रहे हैं? कराची वालों के पास रोड नहीं है, सीवरेज के निजाम नहीं है, पानी नहीं है पीने का, उनके पास वैसे ही बेचारों के पास कुछ नहीं है, आप ऊपर से ज़ल्ज़ले की बात करके डरा रहे हैं। मैं देखें इस वक्त सूरत हाल ऐसी हुई है ना, अगर शायद कोई दर्द दिल रखने वाला हुकूमत का बंदा हमारी बात सुन ले, और हमारा काम तो बुनियादी तौर पर आगाही फराम करना है ना यार, तो हमें एक बात बतानी चाहिए लोगों को, तो भाई ये लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई आप क्या करने जा रहे हैं। तो ये वाली बात है कि कराची में भाई ये मजीद कोई बुरे हाल भी हो सकता है, कराची के अंदर भी इंतजामिया कराची के हवाले से भी सोचे, तो फिर जाहिर भाई फिर मैं और आप तो नहीं होंगे, ऊपर यहाँ पे समुद्री मछलियां होंगी। ये मैं आपको बताऊं कि चलें, ऑडियंस अगर आप लोग सुनना चाहते हैं और आप दिल थाम के ज़रा अगर कोई एक रिपोर्ट, जो मैंने 1 साल पहले भी, जब उसके बाद कराची में 2 ज़ल्ज़ले आए हैं फारूक भाई, मैंने 1 साल पहले व्लॉग किया था और उसमें मैंने बताया था कि ये फारूक भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि कराची में 6 to 7 रेक्टर स्केल का ज़ल्ज़ला जो है वो मुतवक्के है, और 2022 जो है वो एंडिंग है, यानी कि 1945 में एक ज़ल्ज़ला आया था जो कराची के अंदर, और उसके बाद जो
एक्सपेक्टेड है वो 2022 के बाद एक्सपेक्टेड है, और कहते हैं कि अब जो रेड लाइंस या बिल्कुल जो क्रॉस कर चुका होता है टाइम, वो बिल्कुल हो चुका है। इसमें भी बता दूं कि 2 से 3 प्रेडिक्शंस हैं। 2 से 3 प्रेडिक्शंस मैं आपको ऐसे बताता हूं कि ये जो जल्जलों की जो प्लेट्स होती हैं, जो ज़ेरे ज़मीन होती हैं, और वो जब जल्जले आते हैं तो एक प्लेट्स दूसरी प्लेट्स की स्पेस जो है वो फिल करती है और स्पेस छोड़ती हैं। तो ये 3 प्लेट्स हैं जो कराची के नीचे से मूव कर रही हैं। एक प्लेट जो है वो इंडियन गुजरात से लेकर कराची तक है, और ये कराची से मैच करती है, और इस तरह बिल्कुल ये दूसरी जो प्लेट है वो यूरोपियन, यानी कि जो समंदर से होती हुई यूरोपियन प्लेट कहलाती है, और ये यूरोप से बिल्कुल कराची को टच करती है, और एक जो है ये गवादर की तरफ, आपको लसबेला की तरफ निकल जाती है। और उसका एक नाम है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, जो लसबेला वाली लाइन है उसकी उसकी जो फॉल्ट है, जो फॉल्ट लाइंस कहलाती हैं, ये फॉल्ट लाइन का एक नाम है, वो शायद आई थिंक मैं उस नाम को बोल रहा हूँ। एक यूरोपियन फॉल्ट लाइन है, एक गुजरात फॉल्ट लाइन है, और एक ये जो आपका गवादर, ये लसबेला का इलाका है, ये पसनी पसनी की तरफ का जो ये पसनी फॉल्ट लाइन है। ये 3 फॉल्ट लाइन हैं, और ये 3 फॉल्ट लाइन अब कहते हैं कि बिल्कुल एंडिंग पोजीशन के अंदर हैं, और ये एंडिंग पोजीशन ऐसे है कि आपके इल्म में होगा कि गुज़िश्ता 1 साल के दरमियान 2 बार झटके आए हैं ज़लज़ले के। एक शायद मेरा ख्याल है 3.3 रेक्टर स्केल का था फारूक भाई, और दूसरा जो आया है उसके बाद 3.47 यानी कि पौने 4 का, ये 4 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला है। जो मेरी माहिरीन से बात हुई है, और मैं ये बड़े वसूख से कह रहा हूँ, जो मेट डिपार्टमेंट है ना, ये महकमे मौसमियात, सरफराज साहब, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। हमारी एक अच्छी कुलीग है, जी जी हाँ, उनसे बड़ी अच्छी मुलाकात उस वक्त हुई थी जब हमारी एक बड़ी अच्छी दोस्त हैं, बहन है, मरियम, बोल टीवी में होती हैं, उनकी शादी थी उज़ैर से। तो वहीं मैंने सरफराज साहब को पकड़ा, और सरफराज साहब से मैंने कहा कि मुझे बताएं कि मेरे पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं, तो इन रिपोर्ट्स के ऊपर क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये बात 100% दुरुस्त है कि कराची शहर इस वक्त एंडिंग पोजीशन में है, अलार्मिंग सिचुएशन में है, 6 to 7 रेक्टर स्केल के जल्जले की जद में। लेकिन उनकी राय ये थी कि ये जो जल्जले की जो तय होगी या मरकज होगा वो कराची नहीं होगा, यानी कराची से बहुत दूर कोई मकाम हो सकता है, तो उसकी वजह से उसकी जो शिद्दत है शायद कराची में 6 या 7 ना हो, लेकिन और उसकी जो शिद्दत की वजह से, लेकिन मेरे जो सोर्सेज हैं, जो रिपोर्ट्स मेरे पास थी, फिर समा टीवी में हामिदुर रहमान, ऑडियंस अगर आप चाहें तो समा जो वेबसाइट डिजिटल है उसमें हामिदुर रहमान ने भी एक स्टोरी मेरे व्लॉग के ऊपर की थी, और बहुत सारे लोगों ने उसकी बात की है कि कराची में रेक्टर स्केल जो 6 से 7 है उसका जल्जला मुतवक्के है, और इसका जो 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 आप कह लीजिए मरकज है वो कराची ही है, जो बताया जाता है। बाकी जो कुदरत का निज़ाम है वो तो कुदरत ने ज़ाहिर बात है तय करना है, उसकी टाइमिंग क्या होंगी, लेकिन अब तक जियोलॉजी के जो माहिरीन हैं उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक, और जो कुछ मुझे बहुत सारी सोर्सेज से या अनऑफिशियल या ऑफिशियल चीज़ें अनऑफिशियल तरीके से पता चली हैं, तो वो मैंने रखी थी पिछले साल भी, तो उसके मुताबिक ये मामला है। और जो उसमें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक मामला है वो इस्लामाबाद या जैसे कश्मीर के अंदर तो जल्जला आया था ना, लेकिन फारूक भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है कि कराची में जल्जला आएगा तो एक तरफ तो आपकी जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं इसमें तो फौरन जाना है, लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, ये जो पसनी जो गवादर का अगर वहां से एक जल्जिले की फॉल्ट लाइन अगर आपको इंडिकेट करती है तो 15 मिनट के अंदर एक लहर जो है वो कराची के अंदर उठेगी, और उसको उसको कहा जाता है कि वो 3 से 4 मीटर या 18 से 20 फीट की होगी। 18 से 20 फीट की एक लहर कराची में उठेगी, और उसमें कहा जाता है कि एक नाम है जो शायद है, जाहिर है कि मैं उस वक्त स्टडी नहीं करके बैठा हुआ, 1 साल पहले चीजें मैंने स्टडी की थी। एक नाम है, उसके अंदर कहा जाता है कि वो मड उसके साथ होगा, यानी कि जो मट्टी होती है ना समंदर की फारूक भाई, जो कराची के अंदर जो आपने एक तवील अरसे से जो आलूदगी फैलाई है, अगर वो यहाँ से अगर सुनामी आता है तो एक उसकी टेक्नोलॉजी में एक वर्ड यूज होता है कि वो एक मड होगा, और ये मड के साथ जो है वो सुनामी होगा, और ये मड वो वाला होगा जैसे बिल्कुल सीमेंट होता है, यानी कि ये मड जहां पर जिस इलाके में पहुंचेगा उसको बिल्कुल स्ट्रक कर देगा।
यानी कि वहां से हटेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि जैसे पानी वापस जाएगा और ये मड जो है वो वापस धुल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कहा जाता है माहिरीन कि ये मड जो है वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कंक्रीट का बनाया हुआ आपका जो सीमेंट होता है ना, जैसे आप बिल्डिंग्स में इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा। तो सच्ची बात है, मैं ऑडियंस उसके बाद से जब से मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं इस टॉपिक पे बात ना करूं, लेकिन जाहिर है कि अल्लाह ताला ने जितनी जिंदगी देनी है, और मैं सदका देना चाहिए, खैरात करनी चाहिए, लेकिन इस बात पे मैं जल्द से जल्द मैं इस से होटल में अच्छा सा खाना खिला दो, इसके पहले कुछ सुना तुम्हारे हाथ नहीं, से खाना खा। मैं सच्ची बात है, देखिए मैं तो फारूक भाई, मैं अपने घर के हवाले से बड़ा, मतलब इस हवाले से जब ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी सारी चीजें, तो मैंने कहा कि मैं मुझे कराची से शिफ्ट कर जाना चाहिए, और मैंने कराची से शिफ्टिंग के प्लान, लेकिन जाहिर है कि यार आप कहाँ जाएंगे, ये कुदरत आपका के। आप जहाँ नई रिहाइश इख्तियार करने वाले हैं, वो सुना है वो इलाका बच जाएगा। हाँ, उसका डैम टूट गया तो आप गए काम से। नहीं फारूक भाई, वो जाहिर है कि मैं उस कराची की सबसे बड़ी सोसाइटी के बारे में नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, हाँ, पिछली मर्तबा जो 4.12 का रेक्टर स्केल का जल्जला आया था, और आप हमें ये बताया गया था कि उसका जो मरकज था, या उसकी जो डीप थी, वो समंदर के 15 किलोमीटर थी। लेकिन मुझे जिन लोगों ने बताने वाले थे, उन्होंने कहा था कि वो मलीर से 15 किलोमीटर का इलाका था। तो सच्ची बात है, मैं नाम नहीं बताता, जाहिर है कि वो फिर एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, लोग खौफ और आस का, लेकिन कहा जाता है कि वो बड़ा सेंसिटिव इलाका है, बहुत सेंसिटिव इलाका है। ऑडियंस अगर कोई प्राइवेट पूछना चाहे तो मैं आपको बता दूंगा कि कराची में कौन कौन से मराकज हैं और कौन कौन से इलाके हैं जिनके बारे में एक रिपोर्ट है कि ये इलाके जो है वो हाई रिस्क हैं, लेके और आता वहाँ। हूँ, तारिक मंसूर की भी तस्करा कर लो, उस बेचारे लड़के ने भी बहुत मेहनत की है। हाँ, ये चले जी, मैं आप तारिक मंसूर एडवोकेट हैं, इनकी एक पूरी रिसर्च मौजूद है। और ऑडियंस, मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं कि जब लास्ट टाइम 2 जल्जले आए हैं, तो दोनों जल्जलों के आने से पहले मुझे उसने जो उसकी कैलकुलेशन थी, उसका जो वर्किंग था, और उसकी जो प्रिडिक्शन थी, उसके मुताबिक जो उसने टाइमिंग बताई थी, बिल्कुल हूबहू वो चीजें थी। और ये तारिक मंसूर एडवोकेट वो ही हैं, मैं आपको बताता हूँ, इनकी निशानदेही कर देता हूँ, जो एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से 2 से 3 केसेस के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान के वकील भी रहे हैं, तारिक मंसूर ये एडवोकेट। भी बताते तो मेरी बरादरी का है। नहीं, अब आपकी बरादरी कौन सी है, लोग पूछेंगे वो आपकी बरादरी का कौन सा है, तो फिर ये भी बता दें। अमरीन नहीं नहीं लगे। पूछ अमरीन पूछ रही है मेरे इलाके का बता दें। देखिए अमरीन, मेरा ख्याल है कि तकरीबन पूरा कराची जो है वो इस वक्त उस फॉल्ट लाइन के अंदर जो है वो रेड लाइन के अंदर है। और सच्ची बात है, आप अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी हमें देनी है वो देनी है, और हम जब ज़ाहिर है कि हमारी ज़िंदगी का एंड होना है, तो हम कहीं पर दुनिया के किसी भी कोने के अंदर हो, ये हमारा ईमान होना चाहिए। तो ये फारूक भाई ने, अमरीन मैं के सच्ची लिए मैं बात एक है बात कि बताऊं, जी अमरीन जी, के लिए मैं एक बात बताऊं कि जब ये तैयारा हादसा हुआ था ये तो आसिम मलिक कह रहे हैं कि समी जो है वो बिहारी लगते हैं। नहीं भाई, ये बिहारी नहीं है। नहीं नहीं, फारूक भाई बिहारी नहीं है यार, आपने गलत अंदाजा लगाया। आप चलें, आप कोई और अंदाजा बताएं कि फारूक भाई आपको क्या लगते हैं। कराची वाले तो एनीवे, हैं, लेकिन क्या हैं। मैं अमरीन का बता रहा था, अमरीन को कि अमरीन जब ये वाला वाकया हुआ, यहाँ पे तैयारा गिर गया, तो जी जी। सब लोग हो गए और वो शख्स जो कि पायलट था वो बच गया। और जो बच गया, उसके किसी को यकीन नहीं था कि पायलट भी बच सकता है। हाँ, वो हम्म। पायलट बच गया, और बस जिसकी जिंदगी में वो बच ही जाता है यार। ये पॉजिटिव ने कहा है कि फारूक भाई शायद मेमन है। नहीं भाई, मेमन भी नहीं है, कोई और बता दे जी। आसिम मलिक कह रहे हैं मलिक वाले, नहीं जी, ये मलिक भी नहीं है। ये नहीं जी, मलिक भी नहीं है फारूक भाई। अच्छा देखें जी, मैं सच्ची बात है, मैं चलें, इस वाले बात को टॉपिक करने को, दें, वो आ मैं, जाए जो आपने बड़ा टॉपिक है आफाक साहब का। अच्छा अच्छा जी, चले ठीक है। ये कभी किसी दिन मैं आपको ये जो मेरा 1 साल पहले का व्लॉग था, मैं अपनी कम्युनिटी के ऊपर शेयर करूंगा। और ठीक
जो मेरा लास्ट व्लॉग था जो अर्थक्वेक की कराची के ऊपर था, ये बिल्कुल उस वक्त था जब अर्थक्वेक कराची में आया था और आधे घंटे के बाद मैंने व्लॉग बना के बताया था लोगों को कि कौन कौन से इलाके हैं। मैं डराना नहीं चाहता लोगों को, और सच्ची बात है दूसरों को डराते डराते खुद भी बंदा डर जाता है बाज़ औक़ात, तो मैं इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर एहतियात करता हूँ कि नहीं बोलता। जाहिर है कि बंदे को वैसे ही जो है वो खौफ के अंदर आ जाता है। आपको पता है ना वो जो एक दुनिया खत्म होने की जो एक मूवी आई थी फारूक भाई, क्या नाम था उसका, आपको पता होगा, मैं नाम भूल गया। एंडिंग जो नहीं, उसमें को मुझे वो मूवी देख के मुझे ढारस बंधी थी, क्योंकि उसमें जो है ना बहुत अच्छे अच्छे लोग जो थे ना उनको उठा लिया गया था ऊपर, और उसके बाद दुनिया खत्म हुई। अच्छा जी, अच्छा जी, कराची वालों के लिए आफाक अहमद भाई की एक वीडियो वायरल है, और आफाक अहमद भाई ये कहते हैं, जिनके बारे में कुछ का ये कहना है कि आफाक अहमद भाई को बानी एमक्यूएम का मुतबादिल भी बनाने की कोशिश की जा रही है, यह कुछ लोग देखते हैं। हाँ जी, 2012 की जो मूवी थी, 2012, ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा जी, वो आफाक अहमद भाई ने ये कहा है कि के इलेक्ट्रिक बदमाशी कर रही है, खासकर महाजरों के साथ, उर्दू बोलने वालों के साथ, और जितने जो लाइन लॉसेस हैं वो सारे के सारे महाजरों के आबादियां हैं, उनके लाइन लॉसेस, जो दूसरी कम्युनिटीज या जो कच्ची आबादी के लोग हैं उनके सारे के सारे लाइन लॉसेस जो है वो महाजिरों के बिलों के अंदर डाल रहे हैं, और फिर एक बिल ना देने के ऊपर महाजिर आबादियों के अंदर मीटर काटे जा रहे हैं। तो उन्होंने खासा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और ये कहा है कि वो किसी भी सूरत के ऊपर जो है वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फारूक भाई थोड़ा-सा माइक बंद कर लीजिएगा 1 मिनट के लिए। तो फारूक भाई की बेटी जो है साहबजादी, मेरे ख्याल से या घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं तो शोर हो रहा है। तो फारूक भाई आपसे सवाल लेते हैं। तो आफाक अहमद ने कहा है कि वार्निंग दी है कि इलेक्ट्रिक को कि अगर अगर आज के बाद अगर ओवर बिलिंग हो, महाजिर आबादियों में कोई लाइन काटने के लिए आ जाए बिल की अदम अदायगी पर, या कोई शिकायत हो, तो आप दोबारा से चौकीदारी वाला सिस्टम को डेवलप कीजिए, और फिर के इलेक्ट्रिक का जो मीटर काटने आए, लाइन काटने आए, उसके साथ कैसे निपटना है, तो इसका फैसला आपने खुद करना है। तो फारूक भाई क्या लग रहा है आपको, कैसे देखते हैं आप आफाक अहमद के इस बयान को? देखिए, मैं आफाक साहब को तो बहुत उनका वो टाइम तो मैंने नहीं देखा जिस टाइम पे आफाक साहब जो थे बड़े फिल्म हुआ करते थे, आफाक साहब और आमिर खान साहब। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आफाक साहब एक बहादुर आदमी है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि आफाक साहब एक, अगर महाजिर कौम परस्ती की पॉलिटिक्स की बात करें तो एक दुरुस्त या आप एक कहें कि ट्रू जो है वो कौम परस्त हैं। लेकिन इस बात में भी कोई दूसरी राय नहीं है कि आफाक साहब माजी में जो है वो उनको उनके कान भरे गए, या वो उस डगर से हट गए जिस डगर पे चलना था। अच्छा, कुछ गलतियां हम कर देते हैं जिसका नुकसान बहुत अरसे तक भुगतना पड़ता है। तो आफाक साहब के दौर में हुआ ये कि जब आफाक और आमिर अलहदा हुए, और ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ क्योंकि हम तो इन्हीं फेडरल एरिया से लेकर रहे, लेकिन हमारे आगे पीछे तो सारे यहीं के हैं ना लोग। हम तो, हमारा बचपन अब यहाँ पे, हम अब बुजुर्ग होने की तरफ हम जाने गामजन हैं। तो हमने ये सारी चीजें देखी कि जब पीली कोटी पे आमिर भाई खड़े होते थे, इनके एक हाथ में यूं करके गन होती थी और दूसरे हाथ में वो सफेद कॉटन पहनते थे, गले में थोड़ी सी चेन होती थी, अगर जो मुझे याद है हम लोगों को, हमारे लोगों को जो हमें बताते हैं। और उनके हाथ जो है वो एक, उनका एक पाँव जो है वो फुटपाथ यानी जो चबूतरे पे होता था, और यूं करके आते जाते सबको देखते रहते थे। वो टाइम भी हमें पता है कि जब हम यानी थोड़े बड़े हुए और क्रिकेट विकेट खेलने जाने लगे, तो हमने देखा कि हम लांडी और मुख्तलिफ उन पॉकेट्स में या मलील लियाकताबाद के उन पॉकेट्स पे जाने से गुरेज करते थे, जहाँ पे हमें डर होता था कि यार ये ना हो कि हम फेडरल आए तो हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो ये पूरा टाइम था, और ये बहुत कराची ने बहुत सहा है इसको। इसके नतीजे में ये जो चौकीदारी सिस्टम है और ये जो दीगर मामलात हैं, इसके नतीजे में एक नस्ल बर्बाद हो गई है। मैं पता नहीं आपके सवाल का सही जवाब दे रहा हूँ या नहीं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो दिल की बात है कि आफाक साहब जो थे और उनके और इसके बाद जो अल्ताफ साहब के दरमियान मसाइल हुए, जिसमें बाद में आमिर खान साहब ने राय फरार अख्तियार की और उन्होंने अल्ताफ साहब की इताअत कबूल की। दाम इस झगड़े के अंदर मैं सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की बात कर रहा हूँ, वो उसके अंदर रुल गए।
कितने माएँ जो हैं अपने बच्चों से जो है वो हो गई, और एक ऐसी दर्दनाक मौत अंजाम होती थी एक दूसरे के इलाके में आ जाने का, जिसका अंजाम जो है वो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो अगर ऐसी जब सूरत हाल हो तो उसमें बहुत बेहतर ये होता है कि जनाब आप चौकीदारी सिस्टम पे ना जाएं। अगर आपको कौम का दर्द है, आप समझते हैं कि महाजिर कौम परस्ती में आप ये समझते हैं कि महाजिरों के साथ जुल्म हो रहा है, आप कौम को रास्ते दें। रास्ते खत्म नहीं होते, आप पूरी शहर को ब्लॉक कर दें, आपके पास अपराधी हुआ है। इस मामले में अगर जब मैं हाफिज नईम के हवाले से सोचता हूँ तो मुझे हाफिज नईम बड़ा आइडियल लगता है। हाफिज नईम भी महाजिर बच्चा है। उसके अलावा हाफिज नईम ने इस वक्त तक के इलेक्ट्रिक के सामने उनके नाको चने चबवा दिए। मैं और आप कोर्ट में होते हैं, हमें पता है अगर कोर्ट के अंदर कोई के इलेक्ट्रिक को मुंह दे रहा होता है तो वो हाफिज नईम है। अगर के इलेक्ट्रिक से मुतालिक जर तलाफी के कोई केसेस लड़ रहा होता है तो वो भी हाफिज नईम का शागिर्द है। अगर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर कोई धरना दे रहा होता है तो वो भी हाफिज नईम का बंदा है। तो जब हाफिज नईम इस तरह कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? एक चीज। दूसरी बात यह है कि आपने अब तक कौन सा धरना के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर दे दिया है भाई? आपने अब तक कौन सा अपना प्रोटेस्ट के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कर दिया है? आपने कौन सा प्रोटेस्ट जमहूरी तरीके से कर दिया है कि आप मेरी नौजवान नस्ल को एक बार फिर कह रहे हैं कि वो जमहूरी रास्ता छोड़कर वो रास्ता अख्तियार करें जिसकी माजी के अंदर हमने कीमत भरी है, जिसकी माजी के अंदर इस शहर ने कीमत भरी है। वो लोग जिनके बच्चे, जिनकी जो नस्ल थी वो सर सैयद से मिलती थी, जिनकी नस्ल जो है वो अकबर अल आबादी से मिलती थी, जिनकी नस्ल जो है वो जाके कहीं किसी बड़े आदमी से मिलती थी, वो जिनकी माएँ जो है वो यहाँ पर तालीम तकसीम करती थी, तालीम के जेवर से यहाँ के बच्चों को आरास्ता करती थी, उन माओं के बच्चे सड़कों पे मरे हैं। जिनकी डेड बॉडी 7-7 घंटे पड़ी रहती थी, उन माओं के बच्चे 14-14 घंटे अकूबत खानों में उन्होंने गुजारे हैं। उन माओं के बच्चों ने एक दूसरे को मारा है। महाजिर कौम परस्ती की सियासत में महाजिर ने महाजिर को मारा है। यार आप फिर उसी चौकीदारी सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप फिर वो मुतबादिल बनने के लिए उसी तर्ज की सियासत की बात कर रहे हैं। अब इसमें आमिर खान की हम बात करें या हम बात करें जनाब आफाक साहब की, दोनों के जो मामलात हैं वो इसी तरह हैं। आप अपनी सियासत चमकाने के लिए, मैं नहीं, मतलब मैं, अगर आप मेरी आप इसके ऊपर राय ले रहे हैं तो आप सियासत चमकाने के लिए किसी भी तौर पर अपने नौजवानों को जो है वो बंदूक ना पकड़ाएं, अपने नौजवानों को लाठी ना पकड़ाएं भाई, आप उनको कलम पकड़ाएं। आप उसको बोलें कि भाई आपने जो है वो कलम की कुव्वत से बात करनी है, आप रास्ते बंद कर दें, आप एहतजाज में धरने दे के बैठ जाएं, आप बड़े बड़े मार्च करें। लेकिन यार आपके पास इस वक्त सीट एक नहीं है और आप बात कर रहे हैं कि मैं चौकीदारी सिस्टम बना दूंगा। आपकी चौकीदारी सिस्टम से क्या होगा? उसके नतीजे में ये होगा कि आपके साथ कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे, वो लोग जो कि उनकी, मुझे किसी कौमियत से इस तरह का नहीं लेना देना, मतलब वो होंगे और वो बिल नहीं पे करेंगे। उसके नतीजे में के इलेक्ट्रिक लाइट बंद करेगी, उसके नतीजे में माएँ बच्चे और वो लोग जो कि किसी ना किसी तरह अपना पेट काट के बिजली का बिल भर रहे हैं वो खौर हो जाएंगे, उनकी तालीम मुतासिर होगी, बच्चे रातों को रोएंगे और बुरा हाल हो जाएगा। आप रास्ते निकालें। हमारे, मैं आपको बताऊं, मैं जिस एरिया में रहता हूं हमारे पास लाइन लॉसेस नहीं थे। मैं फेडरल एरिया में जिस ब्लॉक में रहता हूं मेरे इलाके में लोड शेडिंग इस वक्त नहीं हो रही। मैं इस के इलेक्ट्रिक को बदतरीन कहता हूं, के इलेक्ट्रिक बदतरीन है कराची के लिए। लेकिन इसकी वजह मैं बताऊं क्या है? इसकी वजह यह है कि मेरे इलाके में एक रहते हैं उमैर साहब। उमैर साहब यहाँ पर जो हाफिज नईम की टीम के आदमी है, हाफिज नईम की टीम के इस आदमी ने ये किया कि उसने बोला भाई, उसने दरखास्तें लगाना शुरू कर दी। हर तीसरे दिन ये पहुंच जाते थे पीएमटी के पास, पीएमटी वाले के पास, जो हमारा जो यहाँ पे हेडक्वार्टर है। अच्छा, हम तो कभी भी नहीं गए भाई, सीधी सी बात है। वो जाते थे वहाँ प्रोटेस्ट करते थे, ये करते थे, होते थे। उसके नतीजे में ये हो कि उन्होंने हमारा पीएमटी में थोड़ा तब्दीली की और चीजें कर दी। हम बिल तो पे कर रहे हैं लेकिन हमारी लाइट नहीं जा रही। इस बात में आफाक साहब की बिल्कुल सच्चाई है कि के इलेक्ट्रिक यहाँ पे जुल्म कर रही है। इस बात में आफाक साहब की बिल्कुल सच्चाई है कि शहर के वो इलाके जहां बिजली के बिल नहीं भरे जाते, जहां के इलेक्ट्रिक अपनी गाड़ी ले जाते हुए डरती है, जहां के इलेक्ट्रिक ने वहां के जो है बदमाशों के साथ राब्ते रखे हुए हैं और वहां पे लाइन नहीं पहुंचाई जाती बल्कि वहां पे सिर्फ कुंडा सिस्टम पे बिजली दी जाती है। वहां की इलेक्ट्रिक भत्ता लेती है और भत्ता लेके बिजली देती है, 10 घंटे बिजली देती है और 10 घंटे के बाद जो है वो उसका जो 10 घंटे की बिजली का बिल है वो उसका जो बार है वो उन आबादियों को उठाना पड़ता है जो कि जहां पे लाइन लॉसेस नहीं है, जो कि अपने पूरे बिल भर रहे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फ्यूल एडजस्टमेंट गलत है, लेकिन इसके तरीकेकार में आप चौकीदारी करें,
आप उस वर्कर को मारें कि इलेक्ट्रिक को, जो कि मुलाजिम है, जो कि नौकरी कर रहा है, जो कि मेहनत करके पेट भर रहा है। ये बिल्कुल गलत अमल है। इसके नतीजे में कराची एक बार फिर वो होगा कि वही बच्चे जो हैं वो हाथ में डंडे उठा लेंगे, बच्चे जो है वो हाथ में हथियार उठा लेंगे। ये किसी मसले का हल नहीं है भाई। एट दी एंड आपको जो है वो मसाइले से काम लेना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। जमहूरी तरीके में बहुत ताकत है। आप अवाम की ताकत से निकलें। इस अवाम के सामने कोई घर खड़ा नहीं हो सकता। आज मंजूर वसान पीपुल्स पार्टी के जो वो थे, जब वहां पे गए तो उनको पड़ गए, वहां पे हिसाब किताब उनके बराबर हो गए, उनके गार्ड्स को फायरिंग करनी पड़ गई है। और उसका नतीजा ये है कि आज अली जैदी उसके ऊपर बात कर रहा है या फला उसके ऊपर बात कर रहा है। मैं किसी की भी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ताकत क्या होती है अवाम की। अवाम अपनी ताकत इस्तेमाल करने आए तो तुर्की में फौज, जो कि वहां की ताकतवर तरीन फौज थी, पाकिस्तानी फौज की तरह ही ताकतवर तरीन फौज थी, वहां पे दानों को उनको बड़ा कंट्रोल था। जब उनको जूते लगाए तो टैंकों से बांध के मारा गया उनको। अवाम ने अपने बेल्ट उतार के मारे, और वो नहीं कर सकते थे, अवाम इतनी बड़ी तादाद में थी। आपके अगर ट्रू लीडर हैं तो आप बाहर निकलें, आप एहतजाज करें। आप यहाँ से लांडी छोड़ के डिफेंस में बैठ गए और आप कराची के नौजवान को फिर चौकीदारी सिस्टम में लगा रहे हैं, तो गैर मुनासिब है, इंतहाई गैर मुनासिब तरीका है। अच्छा चलें, आप सवालात ले लेते हैं। आखिरी कुछ मिनट्स हैं। फारूक भाई थोड़ी सी वुजदानी कैफियत के अंदर भी थे, तो फारूक भाई ये HK अली टेक और जर्नी कह रहे हैं, बिलाल साहब मैं सामान खुद जाकर देना चाह रहा हूं, क्या ये मुमकिन है? देखें जी फारूक भाई, क्या सवाल, आप खुद जवाब दें मुख्तसर। देखिए मैं यहाँ से कहूँ ना, आप छठा के बाद आप आगे जाना शुरू हो जाएंगे ना, तो आपको कोई मखसूस गाड़ी इस्तेमाल करनी पड़ेगी 4x4 टाइप की, और आपके पास अच्छी चीजें होनी चाहिए। जितना जो एक हम आम शहरी लेकर जाता है सामान, उसमें मेरे ख्याल में 2-4 बड़े ही मुनासिब इदारे हैं जिनको आप दे सकते हैं, और आप उनके थ्रू भिजवाया जा सकता है सामान। आप उनके थ्रू भिजवा दें, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपके पास बड़ी तादाद में बल्क में ट्रक हैं तो आप जिस इलाके के करीब हैं तो वहां पे जाएं। अच्छा, मैं इस हवाले से बता दूं आपको कि जो लोग वहां के असल सैलाब मुतासरीन हैं, उनका प्रॉब्लम यह है कि उनकी जारी बात है, अपनी वहां पे प्रॉपर्टी है, अपनी चीजें हैं, तो वो नहीं निकल रहे वहां से, वो दोबारा अपनी आबादियों में चले गए हैं। तो आपको करना ये होगा, अगर आप खुद भी सामान लेके जा रहे हैं तो इसका हल ये है कि आपको उनकी आबादियों में उस सैलाब के पानी के दरमियान जाकर उनको देना पड़ेगा। ये वाली जो बात हो रही है ना, जो लैंड ग्रैबर्स की बात कर रही है आज मुस्तफा कमाल ने, कि यहाँ पे लैंड ग्रैबर्स को लाके बिठाया जा रहा है, इसमें किसी हद तक सच्चाई है। क्योंकि कुछ जगहों पे हमने माजी में ये हाल देखा है कि हम माजी में जो मुख्तलिफ गोड्स के नाम पे आबादियां बनाई गई हैं, बुनियादी तौर पर लैंड ग्रैबर्स ने बनाई हैं। उनका जो है वो सलाम मुतासरीन से या उनका किसी और से ताल्लुक वास्ता नहीं था, और ये बहुत बाद में बनी है। आयशा मंजिल पे एक बनी है जिसको अदालत ने गैर कानूनी करार दिया था, इसी तरह दीगर भी बने हैं। तो मैं आपको जो बात बता रहा था आपसे कि आपको, क्योंकि जो असल जो सलाम मुतासरीन है वो किसी के आगे, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो इंतहाई मुश्किल के बावजूद भी किसी के आगे हाथ फैलाने को तैयार नहीं है। बड़े खुददार लोग हैं ये, वो लोग हैं जो कि जब हम उनके इलाकों में जाते थे तो ये अपनी रिल्ली बिछा देते थे हमारे लिए, हमारी बहुत ताजीम करते थे, हमें मेहमान को ऐसी इज्जत देते थे जैसे कि मेहमान वाकई में जो है खुदा की तरफ से उनको भेजा गया और खुदा ने उनको बताया भाई मैं तुम्हारे पास मेहमान भेज रहा हूँ। इतनी इज्जत आपको करने वाले लोग थे। इनकी इज्जत करें, इनको तकरीम दें, लेकिन इनके इलाकों में इनके घर पे जाके दें। बाहर जो आपको रोडों पे दिख रहे हैं, जो वहां पे आपको जैसे ही निकलेंगे रोडों पे, किसी भी आप M9 पर ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, आपको जैसे ही आप सैलाब के मुतासरा इलाकों के करीब जाएंगे, आपको वहां पे शाहराहों पे जो लोग बैठे हुए नजर आएंगे वो सैलाब मुतासरीन नहीं है। इसमें थोड़ा फर्क करें। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जो कि ये पूरा गैंग है, कराची वाले इससे वाकिफ हैं, इनकी शाहराहें बटी हुई होती हैं, ये वही लोग हैं जो कि इस तरह कर रहे हैं। लिहाजा अगर आपने बांटना है तो आपको सलाम मुतासरीन के इलाके में जाना। अच्छा, HS एड्स कह रहे हैं कि बिलाल भाई सुनामी का एरा पूरा हो गया है, 50-60 ईयर्स, स्पेन इज मैक्सिमम टाइम, और रिसर्चर्स ने बताया है कि कभी भी कराची में सुनामी आ सकता है। इसके साथ ही HS ने एक और भी किया है, बिलाल भाई कराची इज एट द लोकेशन वेयर tectonic plates is present, so Karachi is at whole high risk। ये बिल्कुल देखें, HS एड्स बिल्कुल सही बात है। अब जाहिर है कि अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसके ऊपर बात ना करें, लेकिन हमारा तो काम यही है ना कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम आपसे शेयर करें पूरी ईमानदारी के साथ। बिलाल भाई हमें जो हम दोनों को जो सुन रहे हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो भी बहुत ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन है उनके पास,
और हाँ, ये यकीनी देखिए तौर पे आसिम इसका मलिक ने फीडबैक इस तरह आसिम चलता रहा तो हम अच्छा ये आसिम मलिक ने ठीक कहा है कि लास्ट सुनामी हियर वाज इन 1934। 1934 आई बिलीव। जी जी ऐसे ही है, कुछ इसी तरीके का कुछ है। और अच्छा जी कुछ कमेंट्स और भी ले लेते हैं। देखिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा ये शाजिया फारूक कह रहे हैं कि आप अपने प्रोग्राम में हाफिज भाई को कब दावत दे रहे हैं। हाफिज भाई कौन से वाले हाफिज भाई, कौन से हाफिज की बात कर रहे हैं। अच्छा अमरीन कह रही हैं बिलाल कभी हमारे एरिया में आकर लाइव करें और रोड देखें। भाई अमरीन मसला ये नहीं है आपका रोड क्या, हमारा रोड भी ऐसे ही है, तो अलग सा बताएं हमें। अच्छा जी और इसके बाद फैसल एक्सपर्ट है जी, हम ये नहीं बता रहे। और इसके साथ ही ARY का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तभी खुलेगा, अफशीन कह रही हैं। अच्छा भाई अल्ताफ हुसैन का केस शुरू हो गया है, मैं कंफर्म कर लूँ जी, मैं कंफर्मेशन के बगैर कुछ नहीं बोलता। और सुना है मैंने, लेकिन मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स आ जाएं। बल्कि मुझे कहीं से कॉल आ भी रही थी, लेकिन मैं चूंकि लाइव चला गया तो मैंने मतलब शायद मेरा ख्याल है कि इसी नौयत की खबर आ रही थी और पाकिस्तान से बाहर से कॉल आ रही थी और कहा जाता है कि वो मुल्क अमेरिका के किसी करीब करीब इलाके का मुल्क है। अच्छा जी लोग कह रहे हैं अरमान साबिर भाई कहाँ हैं, तो अरमान साबिर भाई जी आज उनके घर पे लाइट नहीं है। और अच्छा जी ये पॉजिटिव मेरे ख्याल से फारूक भाई अगर मुनासिब समझे तो ये जवाब दे दीजिएगा मेरे अब्बा एहतियात जी से, नाराज जरा हैं। एहतियात से, मेरे इसलिए अब्बा जी मैंने कहा नाराज हैं। जी हाँ ये पॉजिटिव सुन लिया आपने, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अच्छा जी बिल से परेशान पूरा पाकिस्तान, बिल्कुल सही बात है। और फारूक भाई मैंने सुना है कि लोग ये कह रहे थे कि आज अमीनुल हक साहब के पास है ना IT की मिनिस्ट्री, मेरा ख्याल, आई थिंक सो। तो उन्होंने कहा कि जी इंटरनेट और मोबाइल जो जो सर्विस है उन सैलाब मुतासरीन के इलाके में रखी जाएगी, लेकिन मामला ये है कि लोगों के पास खाने के पीने के लिए नहीं है, तो मोबाइल कहाँ से आएगा और दीगर चीज़ें कहाँ से आएंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी अच्छा, मैं थोड़ा सा जी फीडबैक जी दूं कि जो अमीनुल हक साहब है ना, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उन्होंने हमारे पास स्टूडियो बनाने में बड़ा ताउन किया। अमीनुल हक साहब एक अच्छे आदमी हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। IT सेक्टर में उन्होंने अच्छा काम किया है। हम लोगों को जब क्रिटिसाइज करते हैं तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और बादराबाद के हवाले से कुछ दोस्तों ने मुझे मादी में बोला, मतलब कुछ दिनों पहले बोला कि यार आप बादराबाद को जो है ना वो बिलाल के लाइव में बहुत ज्यादा बोलते थे। मैं बता रहा हूँ, देखिए जो अच्छे लोग हैं हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और तारीफ भी करते हैं। उन्होंने IT जी सेक्टर जी में काम किया है, IT सेक्टर को ग्रो किया है। और मुझे उम्मीद है कि अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे उसका उन्होंने कोई मुतबादिल देखा होगा। ताहम ये वाली बात आपकी दुरुस्त है कि जब आपके पास यानी खाने के लिए सामान नहीं होगा तो आप पैसे भी मिल जाए तो आप क्या खरीदेंगे, और आपके पास टावर ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला जो है जारी बात है उनको अंदाजा नहीं होगा इसका। आप कह रहे हैं कि बहादराबाद के लोग हमारा शो देखते हैं लाइव। तो यही अच्छा चलें। मतलब है। अच्छा देखें यार, हम तो सीधी सी बात है, किसी के हक और मुखालफत की बात नहीं है, हम बिल्कुल फेयर जो चीजें देख रहे होते हैं। और हमने एक चीज तो देखिए, जर्नलिस्ट हमेशा से एक चीज पे होता है, वो ये नहीं देखता कि ये उसकी खबर या उसका तजिया जो है किसी के हक में जाएगा या मुखालफत में जाएगा। वो अपना खबर और अपना तजिया रख देता है हालात के आन मुताबिक, भले से वो किसी के हक में जाए या मुखालफत में जाए। बाज़ औक़ात एक आदमी या एक तंजीम ऐसी होती है जो एक वक्त में हमसे खुश होती है, लेकिन अगले लम्हे के अंदर वो हमसे नाराज हो जाते हैं। उसकी बुनियादी रीजन ये होती है कि कभी हम उनके हक में बात कर रहे होते हैं और कभी ऐसी खबर होती है जो उनके खिलाफ जाती है, तो ये सब कुछ चलता रहता है हमारे लिए। अच्छा ये पॉजिटिव ने कहा है कि फारूक भाई बिलाल भाई को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें, आखिरी दोस्त। के हैं। दोस्त। दोस्त, दोस्त मतलब इसका क्या लें, लोग क्या समझे महसूस करें। दोस्त दोस्त होता है भाई, दोस्त तो दोस्त ही होता है, एक अच्छा वर्ड जी की बात। अच्छा ये अब आया है कि जी एक कमेंट्स है, ये शाजिया फारूक कह रही हैं हाफिज नईम की बात कर रही हैं। अच्छा फारूक भाई ये काम कर लेते हैं आप, जाहिर है कि आपके राब्ते बहुत दूर दूर तक हैं, तो काइंडली ज़रा आप वुजदान के अंदर आकर जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप है उनसे फिर हम नेक्स्ट वीक से शुरू करते हैं कि उन्हें बुलाते हैं
और उनसे पहले कह देंगे कि सवाल आपकी मर्जी का नहीं होगा, सवाल हमारी मर्जी का होगा और ऑडियंस जो सवाल करेंगे उसका जवाब देना पड़ेगा। क्या ख्याल है ऑडियंस? हम पॉलिटिशियंस को लेते हैं जो बेस कराची, और लेकिन उनसे कह देंगे हम कि सवाल वही होगा जो हम आपसे करना चाहेंगे और जो ऑडियंस आपसे पूछना चाहेंगे, ये बिल्कुल हम ऐसे ही रखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये वैसे रखेंगे और इंशाल्लाह से ये करेंगे। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का, और पॉजिटिव कर दिया है मेरे भाई। अब क्या करें बिलाल भाई, आप भी फारूक भाई को, ये बिल्कुल सेम वर्ड है, इन्होंने दोस्त का मैं साथी कह लेता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, तो अच्छा जी चले जी, बहुत सारे सवालात के जवाब तब दीजिए हो गए। ताहिर भट्ट कह रहे हैं फारूक भाई वुजदान में हो तो मजा आता है। कवालियां लगानी पड़ेंगी। ऐसे तो आरोप में नहीं आता। ये कारी इकबाल कह रहे हैं बिल्कुल सवाल अवाम का होगा। जी हाँ बिल्कुल सवाल अवाम का होगा। हाशिम हुसैन कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं बिलाल भाई, वदूद भाई ये कौन है यार? दाऊद भाई, दाऊद भाई। दाऊद भाई कौन से? दाऊद इब्राहिम। अरे यार बस रहने देना यार हाशिम, क्यों यार, क्यों चाह रहे हैं ये कमानियों की बातें कर रहे हैं, हमें भी कुछ और करना पड़ेगा। शाजिया वर्ग हम भी यही चाहते हैं कि सवाल आपका हो। जी हाँ बिल्कुल जी, हम ये कोशिश करेंगे। और आप सबका ये हमदान सिद्दीकी कह रहे हैं बिल्कुल सही के बिलाल भाई आपने। जी आसिम मलिक कह रहे हैं आई डोंट थिंक एनीवन बिसाइड्स हाफिज नईम विल एग्री टू दिस। और सर सारे आ जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। फारूक सत्तार भाई को भी लेंगे इंशाल्लाह से जी, और अफाक भाई से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जी वो भी आए। और फारूक भाई डरते वरते हैं, मुस्तफा भाई को भी ले लेंगे। मुस्तफ़ा भाई को भी ले लें। देखें ऑडियंस, सच्ची बात है, आपका नजरिया किसी से इख्तलाफ हो सकता है, मुख्तलिफ हो सकता है नजरिया, लेकिन सुनना सबको चाहिए, हमारा ये बिलीव है। फिर भले से सुनने के बाद भी अगर आप उससे एग्री नहीं है तो ठीक है, मत उसके नजरिए के ऊपर जाएं, लेकिन सुने जरूर, क्योंकि अपने मुखालफिन को सुनने से जहन भी खुलता है, नए दरीचे खुलते हैं जहन के, और ख्यालात और सोच में वुसअत आती है, पता चलता है कि हम ठीक हैं गलत हैं, वो गलत हैं हम कितने ठीक हैं। और फिर इंसान जो है वो इर्तिकाई अमल से गुजरता है, तंजीमें अपने इर्तिकाई अमल से गुजरते हैं। जो ये कहता है ना कि अगर मैं या 500 साल से मेरे पेरेंट्स, मेरे मेरे वालिद साहब एक ज़माने में पीपल्स पार्टी के बड़े सपोर्टर्स थे, और बड़ा उन्होंने काम किया पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं आगे चल के पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करूँ। ये मैं भुट्टो के ज़माने की बात कर रहा हूँ फारूक भाई, अभी की बात नहीं कर रहा, जरदारी की पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, जरदारी की पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं जुल्फकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप ये मुस्कुराए ना, तो इस मुस्कुराहट के अंदर मुझे लगा कि आप शायद ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी। फरूक अब्बा याद आ गए, वो हमेशा से जो है ना वो उनकी एक ही पार्टी थी और उसका नाम था पाक फौज। चले जी खत्म करते हैं, ये फारूक भाई ने अब एंडिंग पॉइंट दिया है, और इसके बाद तो मेरे ख्याल से एक्स्ट्रो भी नहीं रहता और एंडिंग में कुछ लफ्ज भी नहीं रहते। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जी फारूक समी भाई का जो यूट्यूब चैनल है रिपोर्टर्स 21, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फारूक भाई भी कराची इश्यूज के ऊपर और ओवरऑल जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज होते हैं, कोर्ट के जहीर के केस के हवाले से भी बर वक्त खबरें देते हैं और बिल्कुल अथेंटिसिटी के लिहाज से देते हैं। फारूक भाई ऐन मुमकिन है आपको पहले कहीं से खबर मिल चुकी हो, लेकिन फारूक भाई जब खबर उस वक्त देंगे जब ये बिल्कुल अथेंटिक हो चुकी होती है, खबर पक कर तैयार हो जाती है और डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में आ जाते हैं, बड़े मंजे हुए हैं। और इन दिनों थोड़े से प्रॉब्लम के अंदर है, चूंकि ARY न्यूज़ TV बंद है और इश्यूज देख रहे हैं फारूक भाई, सारे मामला कराची प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी के अंदर भी हैं, तो असर रसूख कराची शहर के अंदर बड़ा मजबूत है इनका। तो जी अल्लाह हाफिज, तो इंशाल्लाह से फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कोशिश करेंगे कल इंशाल्लाह से लाइव करें, और जो कराची के इश्यूज हैं या ओवरऑल इश्यूज हैं, सैलाब का इशू है उसके ऊपर रहेंगे। तमाम देखने वालों का बेहद शुक्रिया फारूक भाई, आपका भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।